नमस्कार। आप देख रहे हैं एवन टीवी का खास कार्यक्रम सदन के द्वार पहली बार। इस खास कार्यक्रम में आज हमारे साथ मौजूद हैं राजधानी जयपुर की एक ऐसी सीट जो वाकई में खास है, और खास इसलिए है क्योंकि उस इलाके में सरकार रहती है, पूरा मंत्रिमंडल उस इलाके में रहता है और वो इलाका है सिविल लाइंस। जी हां, आज हमारे साथ में मौजूद हैं सिविल लाइंस विधानसभा क्षेत्र से नवनिर्वाचित विधायक पत्रकार गोपाल शर्मा जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद, आभार। कई दशकों तक पत्रकारिता जगत में अपनी सेवाएं दी, जनता की सेवाएं पत्रकारिता जगत से आपने की। एक पत्रकार के रूप में आप एक मीडिया का चौथा स्तंभ आप बनकर के लोगों की सेवा में जुटे रहे, और अब मीडिया से आप राजनीति में उतर गए हैं जी। कैसा अनुभव आपको लग रहा है जब विधानसभा में आज से पहले, अब से पहले दर्शक दीर्घा में या पत्रकार दीर्घा में बैठ करके वहां की रिपोर्टिंग करना और सदन के सितारों को रिपोर्ट करना, उनको वहां पे कवर करना, और अब पत्रकार आपको कवर करते हैं, आप सदन के सितारे बन गए, कैसा महसूस कर रहे हैं? देखिए, मैं अपनी भूमिका की तलाश कर रहा हूँ। पत्रकारिता के अंदर अनुभव भी था और काम करते करते एक लंबा सफ़र बीता जी। और हमको अपने उद्देश्य का पता था। राजनीति में आने का अर्थ है पत्रकारिता छोड़ करके राजनीति में आना। तो ऐसे में अपनी भूमिका का कैसे सर्वश्रेष्ठ कर सकते हैं, उसके लिए मैं अपनी भूमिका की तलाश कर रहा हूँ। लेकिन यह निश्चित है कि उसमें समर्पण भाव है, उसमें कर्तव्य निष्ठा है और जनता के स्वाभिमान को जगाने के प्रति चिंता है। जी बिल्कुल। जिस प्रकार से तैयारी आपकी चल रही थी, पहले आपकी तैयारी चल रही थी, सांगानेर सीट से आप तैयारी कर रहे थे, वहां पे आप दिन रात लगे हुए थे, जनता के बीच थे, और अचानक से आपको वहां से शिफ्ट कर दिया गया सिविल लाइंस। और सिविल लाइंस में भी सांगानेर की सीट की बात करें तो बीजेपी की सीट थी, बीजेपी के ही वहां से एमएलए थे और आपको चुनाव लड़ना था। लेकिन यहाँ पे चुनौती आपके पास में दोहरी थी। सरकार के मंत्री थे प्रताप सिंह खाचरियावास, उनके सामने आपको उतारा गया, और दूसरी चीज जिनका टिकट काटा गया वो भी कद्दावर नेता अरुण चतुर्वेदी, उनका टिकट काट करके आपको मैदान में उतारा गया वहां पर सिविल लाइंस में। देखिए, मेरे लिए 4 दशकों से जयपुर कर्म भूमि है जी। राजस्थान भी है, राजस्थान के भी 200 विधानसभा क्षेत्रों में जाने का अवसर मिला है। जयपुर खास तौर पर है, इसलिए ये कहना कि मेरे लिए वो सीट उपयुक्त है या ये उपयुक्त है, ये उचित नहीं होगा। जयपुर की सभी सीटों को मैंने कर्मभूमि के रूप में शुरू से माना हुआ है। मुझे ऐसा कहा गया था कि सांगानेर सीट के बारे में विचार करना चाहिए, तो करीब 8-10 महीने से मैं सांगानेर को समर्पित होकर के वहाँ की जनता में घुल मिल गया जी। जब हमारे पार्टी के प्रमुख नेता और इस समय वर्तमान मुख्यमंत्री आदरणीय श्री भजनलाल जी को वहाँ से प्रत्याशी बनाया गया, तो मुझे खुशी हुई इस बात की कि प्रभु ने और कोई निमित्त लिखा होगा तो कोई बात नहीं, जहाँ से अवसर होगा वहाँ से देखेंगे। फिर बाद में सिविल लाइंस के लिए भी मैंने टिकट मांगी हुई नहीं थी, लेकिन सिविल लाइंस के लिए मेरे पास में जब सूचना आई कि सिविल लाइंस से चुनाव लड़ना है, तो पहले दिन से ही मैंने उसको संघर्ष नहीं माना। संघर्ष इसलिए नहीं माना कि मैं व्यक्ति के रूप में चुनाव नहीं लड़ रहा था, मैं विचारों के रूप में चुनाव लड़ रहा था। तो जब विचार चुनाव लड़ते हैं तो जनता अभिव्यक्ति का माध्यम बनती है। जब जनता अभिव्यक्ति का माध्यम बनती है तो सामने किसी भी तरह का अहंकार, भ्रष्टाचार, अराजकता, आतंक, यह सामने टिक नहीं पाता। तो इसलिए एक दिन के लिए भी मुझे 16-17 दिन मिले चुनावों के लिए। लोगों को जान करके आश्चर्य होगा कि मेरा वोटर आईडी भी नहीं मिल रहा था, वो भी नामांकन के दिन तैयार हुआ। लेकिन मुझे कभी भी ये महसूस नहीं हुआ कि ये कोई चुनाव है। मुझे लग रहा था कि जनता की कृपा बरस रही है और मैं माध्यम हूँ। तो इसलिए मैंने नारा भी दिया था कि मोदी जी का नाम, कमल का निशान, सिविल लाइंस का सम्मान और भारत माता का स्वाभिमान।
तो ये 4 मुद्दे वहां पर चुनाव लड़ रहे थे, और एक सेकंड के लिए भी मुझे ये नहीं लगा कि इसमें कोई हारने या मुकाबले या कोई बहुत नजदीक के मुकाबले का कोई विषय हो। मेरे से पार्टी स्तर के ऊपर जिसने भी बात की, मैंने कहा कि मैं 500% जीतूंगा, कोई विषय ही नहीं है हारने का। और मैंने जिस जनता को हाथ जोड़ा, उन्होंने आंखों में स्नेह बरसाते हुए मुझे आश्वस्त किया कि हम तुम्हारे साथ हैं। बिल्कुल, जो 4 बातें आप बता रहे हैं वो 4 बातें तो पूरे 200 जो प्रत्याशी थे उनके साथ में भी थी, लेकिन कई दिग्गज नेता, उपनेता प्रतिपक्ष रहे राजेंद्र राठौड़ हार गए, बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया हार गए, कई दिग्गज चेहरे धराशायी हो गए। लेकिन गोपाल शर्मा जो राजनीति के पिच पर पहली बार उतरे और उनकी जो तैयारी थी सांगानेर से थी, उनको सिविल लाइन शिफ्ट कर दिया गया, प्रचार का समय बहुत कम मिला। तो क्या आश्वस्त थे, क्या गोपाल शर्मा को खुद को इतना कॉन्फिडेंस था कि सिविल लाइन जैसी सीट पे जहां पर मंत्री के सामने चुनाव लड़ना है, पूरी ब्यूरोक्रेसी और पूरा जो एडवांटेज रहता है सरकार का, वो एडवांटेज भी है और उसके अगेंस्ट में आपको चुनाव लड़ना है? देखिए साहब, मैं आपको ये बताऊं कि वहाँ बहुत सारी ऐसी कोशिशें हुई, लोगों के अपहरण तक की हुई, उनको हथियारों के बल पर डराया गया, पोस्टर बैनर फाड़े गए, लोगों को ये कहा गया कि स्क्रीनशॉट खींच करके भेजिए कि हमने कांग्रेस को वोट दिया है, परिवारों को धमकाया गया। लेकिन मेरे को इन सब विषयों से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। मुझे लग रहा था चुनाव की बात है, चुनाव का परिणाम आएगा, ये सब चीज़ें साफ हो जाएगी, जनता प्रभु के आशीर्वाद से साथ है। और हमने जब जीवन को जनता के लिए समर्पित करना तय किया हुआ है, तो कोई बाधा कैसे बन सकती है। हमने आज तक अपने छवि के ऊपर कोई कलंक नहीं लगने दिया। तो क्यों नहीं लगने दिया? क्योंकि हमारे संस्कार थे, भैरव सिंह जी शेखावत जैसे नेता का अभिभावकत्व मिला। तो मैं उन सब को लेकर के पब्लिक के बीच में खड़ा था। मैंने नरेंद्र मोदी जी के संघर्ष के क्षण देखे हुए थे, मैंने उनका क्रांतिकारी स्वरूप देखा हुआ था, मैंने उनके मुंह से निकलती हुई सुभाष चंद्र बोस की आवाज सुनी हुई थी। तो मेरे सामने कोई चुनौती जैसा विषय ही नहीं था। मुझे तो लग रहा था कि ये एक प्रभु खेल रचाए हुए हैं जिसका परिणाम अपने पक्ष में आना है। तो ये जो जीत आपकी है वो कमल के निशान की जीत है, मोदी जी की जीत है या गोपाल शर्मा की जीत है? ये जीत है मोदी जी का नाम, कमल का निशान, सिविल लाइन्स का सम्मान और भारत माता का स्वाभिमान। बिल्कुल। सिविल लाइन्स क्षेत्र में आप गए हैं, वहां की जनता ने आप पे भरोसा जताया है और आपको चुन करके सदन में भेजा है। क्या समस्याएं मानते हैं सिविल लाइन्स क्षेत्र की? कौन कौन सी ऐसी वहां की समस्या ये है कि एक तरफ तो सरकार वहां रहती है जी, और दूसरी तरफ उस जगह के कई इलाके ऐसे हैं जो आज भी ऐसा नहीं लगता कि 21वीं सदी में जी रहे हैं। उनके पास चप्पल बच्चों के पास पहनने के लिए नहीं है, गंजियां हैं वो फटी पड़ी हैं, सर्दी में कैसे रहते होंगे, बरसात आ जाती है तो 4-4 फुट पानी भर जाता है, उसको निकाले बिना वो खाना नहीं बना सकते। इन हालात के अंदर वहाँ के लोग रह रहे हैं, लाइट नहीं है, स्मैक वगैरह के धंधे वहाँ पर चलते हैं, वहाँ पर हर चीज़ के प्रति कमीशन खोरी रही हुई है, अफसरों की नियुक्ति ज़्यादातर भ्रष्टाचार के बूते पर होती रही है। तो इन सब चुनौतियों से का निराकरण करना, इनका समाधान निकालना और समाधान पॉजिटिव ढंग से निकालना, क्योंकि हम शत्रुता करने के लिए नहीं आए हैं। हम जनता को एक स्वाभाविक उनका सम्मान है वो बहाल करने के लिए आए हैं और उसी तरह से काम कर रहे हैं। जी बिल्कुल। जिस प्रकार से एक सिक्के के दो पहलू अगर बात करें कि सिविल लाइन्स जो क्षेत्र है, पौष इलाका है, वहाँ पर सरकार रहती है, वहाँ मुख्यमंत्री आवास है, वहाँ राज्यपाल रहते हैं, कई सारे मंत्रियों के बंगले हैं, बिल्कुल आलीशान इलाका है। दूसरी जो आपने तस्वीर बताई है, तो कहीं ना कहीं आपके सामने एक चुनौती है। और दूसरी बात, मंत्री वहाँ से रहे हैं, 5 साल प्रताप सिंह खाचरियावास वहाँ पे मंत्री रहे, तो क्या उन्होंने कोई काम नहीं किया इस क्षेत्र में? नहीं, काम खुद के लिए तो किया ही है ना, खुद का धन बढ़ाने के लिए तो सारे मंत्रियों ने काम किया है, कुछ ने एक आध ने नहीं भी किया होगा, मैं कोई अंतर्यामी नहीं हूं। लेकिन आप ये देखिए कि उस सिविल लाइन्स के क्या विकास की बात करें जहां पर पूरा मंत्रिमंडल निवास करता है और उनके बाहर की जो 4 दीवारियां हैं उसकी मरम्मत तक नहीं है।
केवल 2-4 घरों तक सिमटी हुई है, किस चीज का विकास है? जी किस चीज का विकास है? तो यह विकास नहीं है, यह एक तरह से विकास को प्रेरित करने के लिए एक आदर्श विधानसभा है कि हम सिविल लाइंस का विकास करके ये बता सकते हैं कि सिविल लाइंस को किस तरह आगे बढ़ाया जा सकता है और लोग कैसे उसको मॉडल मानकर उसका अनुकरण करें। जी बिल्कुल। तो अब जैसे विधायक आप बन चुके हैं और आपने जब चुनाव प्रचार में निकले, उस इलाके में निकले, वहां की पीड़ा को आपने, जनता की पीड़ा को आपने सुना है, समझा है वहां पे, जी क्या कुछ प्रयास आपके रहेंगे, क्या कुछ आपकी प्राथमिकताएं रहेंगी इलाके को लेकर? देखिए, प्रयास शुरू हो गए हैं। जिस दिन जिस समय परिणाम आया उसी समय एक संदेश देने की कोशिश की गई है प्रशासन और पुलिस तक कि हम उस चीज में विश्वास नहीं करते कि किसी का कोई काम हो और फोन करके उनको ये कहा जाए कि इसको न्याय दिया जाए। चूंकि हमारा कोई स्वार्थ नहीं रहने वाला है, किसी की ट्रांसफर पोस्टिंग के अंदर कोई हिस्सेदारी नहीं रहने वाली है, किसी तरह की भ्रष्टाचार के अंदर कोई संलिप्तता नहीं रहने वाली है, तो ऐसी स्थिति में पुलिस प्रशासन को खुद समझना होगा कि जनता की जरूरत क्या है। अगर एक जनता न्याय प्राप्त करने के लिए जनता का व्यक्ति सिफारिश की जरूरत महसूस करता है तो किस तरह के लोकतंत्र में वो रह रहा है, कहां पर लोक शक्ति की विजय है, इसको परिवर्तन करने का इरादा है और इसकी तरफ अच्छी पहल शुरू की गई है। बिल्कुल। जिस प्रकार से सरकार थी पहले कांग्रेस की, अब भाजपा की सरकार आई है, अफसर थे वो उन्होंने लगाए थे, अब आप विधायक बन चुके हैं, सरकार भाजपा की आ चुकी है, तो जो अफसरों से कोऑर्डिनेशन जिसके चलते काम होते हैं, तो क्या अफसर कामकाज के लिए मानना उन्होंने शुरू कर दिया या फिर अभी अफसरशाही हावी है और उसका भी आपको कोई तोड़ निकालना पार्टी को पड़ेगा अभी? देखिए, सिविल लाइंस विधानसभा क्षेत्र में तो मैसेज दिया जा चुका है, अफसर कोई भी हो, जनता का काम करना पड़ेगा, जनता का काम करना है तभी वो रह सकेंगे। तो इसलिए कोई अफसरशाही बाधा नहीं है। उनको समझ में जो अभी नहीं आ रहा है वो ये नहीं आ रहा है कि केवल कार्यकर्ताओं के कहने से काम करना, जनता के हित में काम करना, यह एक विषय है, लेकिन इसके साथ ही और बहुत सारे मुद्दे हैं, जैसे शहर की सफाई व्यवस्था है, सीवरेज की प्रॉब्लम है, पानी की प्रॉब्लम है। ये क्या एक एक व्यक्ति आपको जाकर के बताए कि हमारे यहाँ ये प्रॉब्लम है? आपका काम क्या है? आप देखिए, उसको ठीक करिए। जी। तो इस दिशा के अंदर काम चल रहा है और तेजी से चल रहा है। मतलब यहां तक स्थितियां देखने में आई कि अभी कैंप चल रहे हैं, उसके अंदर 2 महिलाओं को राशन कार्ड में से अपने नाम हटवाने थे जिनके बच्चियों की शादी हो गई थी। उसके लिए ही अफसर कह रहे थे कि इसके लिए तो ऑनलाइन होगा, ये होगा, वो होगा, ऐसे करना पड़ेगा। वो बोले हम साल भर से परेशान हो रहे हैं। जी। लोगों को पट्टे बीच में रोके हुए हैं। मैंने अफसरों से बात की है, मैंने कहा पट्टे देना शुरू करिए, और पट्टे देने के अंदर ये नहीं होना चाहिए कि वो व्यक्ति के रूप में पुराने जो छपे हुए हैं पता चले वही सब पट्टे जा रहे हैं। तो इस तरह से न्यायपूर्ण व्यवस्था हो। जनता को अगर उसकी नाली जाम है तो ये उस क्षेत्र के सफाई व्यवस्था से जुड़े हुए लोगों का भी काम है। जी है। सदन के द्वार पहली बार कार्यक्रम में चर्चा का दौर लगातार जारी है। सिविल लाइंस से नवनिर्वाचित विधायक गोपाल शर्मा जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, सदन में आप पहली बार पहुंचे और संस्कृत में आपने शपथ ग्रहण की जी। कैसा महसूस हो रहा था पहली बार जब आपको खुद को एक विधायक के तौर पर, सदन के सदस्य के तौर पर वहां पर खड़े होकर शपथ आपने ली? देखिए, जब मोदी जी को पहली बार संसद में पहुंचते हुए देखा तो उन्होंने वहां पर जाकर के प्रणाम किया। मैं भी जब विधानसभा के अंदर जा रहा था तो मैं अपने को 1000वां हिस्सा ही मानता हूं, लेकिन मेरे सामने राजस्थान विधानसभा के पहले अध्यक्ष श्रीमान नरोत्तम लाल जी जोशी के शब्द थे कि विधानसभा लोकतंत्र का मंदिर है। भैरव सिंह जी शेखावत हमेशा इस बात को दोहराया करते थे। मैंने भी विधानसभा भवन को प्रणाम किया
मैं इसकी नींव रखे जाते समय भी कवरेज के लिए शामिल था। वैसे भी मेरी भावनाएं जुड़ी हुई थी। करीब 38-40 सालों से विधानसभा को मैं कवर करता रहा हूं, तो मैंने सारी कार्रवाइयों को देखा है। राजस्थान विधानसभा के अंदर एक अतिरिक्त सौहार्द भाव, जो कि शायद सारे देश की विधानसभाओं के लिए उदाहरण हो, ये देखा जाता रहा है। तो विधानसभा पहुंचने पर मैंने ये महसूस किया कि हे प्रभु, हे मेरे पूर्वजों, हे मेरे आदर्शों, मेरे जीवन को इस प्रकार समर्पित कीजिए कि कोई भी कलंक नहीं लगे। इसी भाव से मैं विधानसभा के अंदर गया हूं और उसका मैं पूरा पालन करने की कोशिश करूंगा। 2 दिन विधायकों का शपथ ग्रहण और माननीय विधानसभा अध्यक्ष का शपथ ग्रहण था, तो मैंने विनम्र भाव से वहाँ देखने का प्रयत्न किया है। लोगों का उठना, बैठना, बोलना, चालना, ऐसे ऐसे लोग जो अति साधारण अपने को नज़र आते हैं, उनके वस्त्रों के अंदर ऐसा लगता है कि एक सामान्य व्यक्ति है, लेकिन इसके बावजूद भी उनके पास में हजारों लोगों का बल है। वो गांव के सामान्य लोग नज़र आते हैं, लेकिन उन्होंने अपने जीवन में हजारों लोगों के लिए तपस्वी के समान जीवन जिया है। मैंने उन सब को भी मन ही मन प्रणाम किया है। राजस्थान विधानसभा के अंदर एक बहुत बड़ी परंपरा है। जिन लोगों ने राजनीति से ऊपर उठकर राजस्थान को बनाने में अपनी भूमिका निभाई है, उन सभी के प्रति भी आदर भाव मेरे मन के अंदर हमेशा रहेगा, हमेशा से है। अब विषय ये है कि विधानसभा में अपनी भूमिका को किस तरह से रखा जाए। कल विधानसभा अध्यक्ष जी ने नियमों को पढ़ने का हवाला दिया है। नियमों को पढ़ेंगे, नियमों को संचालित होते हुए भी देखा है, परंपराओं को देखा है, ऐसी स्थितियां भी देखी है जब आपस में किस तरह से पक्ष प्रतिपक्ष में कटुता स्थापित हुई है, लेकिन मिनटों में किस तरह से उस कटुता का समापन हुआ है। यह जो राजस्थान विधानसभा की यशस्वी भूमिका है, इसमें जो कुछ हो सकेगा उसको विनम्र भाव से करने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल, पहला ही दिन था, सदन में गए, शपथ ली और कांग्रेस जो कि अपोजिशन की पार्टी है उसने विरोध किया, काली पट्टी बांध करके पहुंचे और नारेबाजी की। किस नज़र से देखते हैं उसको मैं उचित नहीं मानता। अगर शपथ लेना एक आदर्श का अवसर है, तो क्या हमने कभी ऐसा उदाहरण देखा है कि कोई विवाह के मंत्र ले रहा हो और काली पट्टी बांधा हुआ हो? क्या कांग्रेस के मुख्यमंत्रियों ने जिस समय शपथ ली होगी उस समय कोई समस्या नहीं रही होगी? क्या आज तक भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों ने काली पट्टी बांधकर शपथ ली है? मुझे और भी आश्चर्य हुआ। एक बहुत वरिष्ठ व्यक्ति, मैं माननीय विधानसभा की गरिमा को ध्यान में रखते हुए नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन उन्होंने इतनी आश्चर्यजनक बातें कही कि पहले राज्यपाल महोदय को विधानसभा का में अभिभाषण करना चाहिए था और उसके बाद में ये सब कार्रवाई होनी चाहिए थी। आश्चर्य की बात है, जब विधायक सदस्य ही लिए नहीं होंगे तो अभिभाषण किस चीज का बुलाया जाएगा? उसमें किस हैसियत से लोग भाग लेंगे? और भाग लेंगे तो उनकी वैधानिकता क्या रहेगी? यह सब जो आश्चर्यजनक विषय हैं जो आज तक उठते रहे हैं या किसी ने उठाते हैं और उसको मजाक की तरह से लेते हैं, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। यह सब हमारे जो विधानसभा के माननीय विधायक हैं वही अपने प्रयत्नों से बदलेंगे। हमारे जो विधानसभा अध्यक्ष हैं उनकी शिक्षक की पृष्ठभूमि है और गुरुजी के नाम से जानते हैं उनको। हाँ, गुरुजी के नाम से पहचानते और आश्चर्य की बात यह है कि उनको सबसे पहले जानने वालों में मैं हूं। मेरा उनका पहला परिचय एक कार्यक्रम में 46 साल पहले हुआ था जी। उस समय वो प्राध्यापक थे और उस कार्यक्रम में आए हुए थे, मैं भी गया हुआ था। तो
उनके प्रति लोगों का प्रेम भी है, वो निष्कलंकित व्यक्तित्व हैं, उनके नेतृत्व में अच्छा कार्य करने का मौका मिलेगा। भजन लाल जी जिनको मुख्यमंत्री बनाया गया है, वो ज़मीन से जुड़े हुए कर्मठ व्यक्तित्व हैं। तो यह एक तरह की गंगा का प्रवाह हो रहा है, तो विधानसभा के अंदर उसमें बार बार अवगाहन करने का, डुबकी लगाने का मौका मिलेगा। तो बिल्कुल, सिविल लाइंस क्षेत्र से आप आते हैं और अमूमन देखा जाता है कि सिविल लाइंस का जो विधायक होता है वो मंत्रिमंडल का चेहरा होता है, और यही जनता है, लोग हैं, वो कयास लगा रहे हैं कि मंत्रिमंडल का जो चेहरा है विधानसभा में सिविल लाइंस से विधायक चुनकर जो आया है वो भी प्रमुख दावेदार में माना जाता है। क्या कहें? देखिए, इसमें दो तरह की चीज़ें हैं कि क्या मंत्री बनना इतना महत्वपूर्ण है या मंत्री बनना कम महत्वपूर्ण है। मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरह की जो भूमिका सरकार और पार्टी तय करेगी उसका पूरी तरह से निर्वाह करने की कोशिश करेंगे और कोई कठिनाई आने नहीं देंगे। अगर बनेंगे तो उसका निर्वाह करेंगे और नहीं बनेंगे तो उसका कोई मलाल नहीं होगा। बिल्कुल, पार्टी के साथ रहेंगे और जनता की समस्याओं का समाधान करेंगे, ये आपकी सोच है। लेकिन पत्रकारिता पृष्ठभूमि से आप आते हैं, करीब 4 दशक आपने पत्रकारिता जगत को दिया है और पत्रकार भी पूरे प्रदेश के अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं कि अपना एक प्रतिनिधि सदन में पहुंचा है। उनकी भी उम्मीदें हैं। क्या समस्याएं मानते हैं पत्रकारों के सामने चुनौती, और जो पत्रकार एक उम्मीद लगा करके बैठा है गोपाल शर्मा से, जो आपको एक रोल मॉडल भी मानता होगा और सदन में जब आप गए हैं तो आपसे उम्मीद भी लिए बैठा होगा कि सरकार के सामने पत्रकारों के जो संघर्ष हैं उनकी बात रखी जाए, उनको किस प्रकार से जो उनकी उम्मीदें हैं उनको उन पर खरा देखिए, उतरा दो तरह की भूमिका है। एक तो वो है जो भगत सिंह ने असेंबली बम कांड के समय किया था कि कई बार ऊंची आवाज़ की ज़रूरत पड़ती है लेकिन कई बार तकनीक की ज़रूरत पड़ती है। मैंने जो ही पहले दिन विधानसभा गया, 2-3 मेरे अफसरों से बात हुई जो जनसंपर्क विभाग से जुड़े हुए थे, तो मैंने उनको कहा कि देखिए, पत्रकारों को परेशानी आना बंद होना चाहिए। इस भाव को वो समझ लें, नहीं समझेंगे हमारे नेताओं के जरिए, मुख्यमंत्री जी के जरिए वापस निवेदन करवाएंगे कि बरसात होती रहे और पत्रकार कैमरे लेकर के भीगते रहें, ये उचित नहीं है। इसी तरह से एक वरिष्ठ पत्रकार जिन्होंने 60 वर्ष अपने जीवन के अंदर बिताए, वो अगर ये सोचें कि मेरे को एक दिन विधानसभा देखने जाना है, कवर करने जाना है, तो उनको क्यों दिक्कत आनी चाहिए? एक ही दिन तो जा रहे हैं। कोई जायज़ पत्रकार हैं, उनको पास ही नहीं दे रहे हैं कि हम यहाँ बैठने नहीं देंगे क्योंकि वो उस विचार से जुड़े हुए हैं। ये सब चीज़ आदरणीय देवनानी जी के रहते स्वतः बदल जाएगी और जहाँ कहीं कोई बात आएगी वहाँ संकेत कर देंगे, इतना ही बहुत है। उम्मीद करके जो बैठा पत्रकार, उसको इस बात के लिए रिलैक्स रहना चाहिए कि गोपाल शर्मा अपना प्रतिनिधित्व करने के लिए तैयार है। आज भारत को पाकिस्तान की सीमा पर कोई खतरा नहीं है ना। तो जब कांग्रेस से भाजपा की सरकार बनी है तो इसका मतलब उनको निश्चिंत रहना चाहिए कि हमारे लिए कहने वाला भी है और हमारे लिए सुनने वाले भी लोग हैं। लेखनी पर हमले होते रहते हैं, पत्रकारों को कई बार धमकियां मिलती है, कई बार हमले हो जाते हैं, उनको सामना करना पड़ता है। पत्रकार सुरक्षा की मांग कई बार पत्रकार संगठनों ने की है। हाँ, पत्रकार सुरक्षा कानून की तरफ आगे बढ़ेंगे, उसमें कई काम पहले किए हुए हैं। जैसे महाराष्ट्र सरकार ने जब पत्रकार सुरक्षा कानून बनवाया तो संजोग था कि वो अंग्रेजी और हिंदी में नहीं था, उसको मंगवाया तो मराठी में आया जी। और मराठी के अंदर भी भेजने के अंदर उन्होंने कानून की प्रति भेजने में मुख्यमंत्री जी तक की अनुमति ली उस समय। तो उसको इंग्लिश में अनुवाद करवाया, फिर हिंदी के अंदर अनुवाद करवाया, तो एक अच्छा मॉडल बने और पत्रकारों की सुरक्षा रहे, आर्थिक सुरक्षा रहे। साहस तो हमको दिखाना ही पड़ेगा क्योंकि हमने जिस पेशे के अंदर काम शुरू किया है वो खतरे तो मांगती है। अगर सीमा के ऊपर कोई जवान है तो उनको खतरे तो लेने ही पड़ेंगे, लेकिन वो खतरे मोल लेते रहें
उनके पीछे से परिवार को कोई देखने वाला नहीं हो, ये उचित नहीं है। इसको बदलने के लिए पूरी कोशिश करेंगे और सरकार से विनम्रतापूर्वक आग्रह करके करवाएंगे। बिल्कुल। कांग्रेस लगातार मीडिया जगत पर हमला बोलती रहती है कि मोदी की कठपुतली बनकर के या भाजपा आलाकमान जो है उनकी कठपुतली बनकर मीडिया रह गया है। तो ऐसे में अब आप भी मीडिया जगत से हैं और बीजेपी से चुनाव लड़के सदन में पहुंचे हैं, तो पब्लिक में ये है कि अब मीडिया तो मैनेज ही हो जाएगा। तो क्या लगता है आपको, आपका खुद का भी अखबार है, आप भी संपादक रहे हैं, जो चैलेंज है निष्पक्ष पत्रकारिता जिसकी बात की जाती है, तो क्या आपका अखबार और फिर और जितने भी जो हैं आपकी देखिए, पार्टी आपकी कांग्रेस सरकार की को ये- आईना दिखाने का काम करेंगे या फिर आप प्रेशर करके उन्हें मैनेज करेंगे? कांग्रेस की एक पुरानी समस्या है कि उनको प्रतिवाद सुनना पसंद नहीं है। देश के अंदर जब हमारे पहले प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल जी, उनको कितना ही लोकतांत्रिक माना जाता रहे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उन्होंने कुछ अखबारों का प्रधानमंत्री निवास के अंदर पहुंचना बंद करवा दिया था, क्योंकि उनको ऐसी चीजें पसंद नहीं थी कि जो उनके प्रधानमंत्री निवास में प्रवेश भी करे। जब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सोमनाथ मंदिर के जीर्णोद्धार के लिए गए तो उन्होंने बाकायदा निर्देश दिए कि इसको आकाशवाणी के द्वारा प्रसारित नहीं किया जाए। इमरजेंसी हम लोगों के सामने है। हम लोगों ने पिछले 5 साल का कार्यकाल देखा है कि किस तरह से चाटुकारिता में सभी लगे हुए हैं। और क्यों लगे हुए हैं? क्योंकि उनको मजबूर किया जा रहा है। प्रभु करे ये दिन बदलें, हमारा लोकतंत्र मजबूत हो, हमारी सरकार इस बात को समझे कि लोकतंत्र की मजबूती तभी है जब सत्य की आवाज प्रखर होगी। सत्य की आवाज प्रखर नहीं होगी तो हम एक झूठे आभा मंडल को लेकर के क्या करेंगे? जी, हमने वो चीज देखी है। एक बार ऐसी स्थिति हो गई थी एक चैनल के बारे में कि केंद्र सरकार ने फैसला किया कि एक दिन इसको नहीं दिखाया जाएगा, लेकिन मोदी जी की सरकार थी, उन्होंने फैसला किया कि नहीं दिखाया जाएगा। अगर कोई व्यक्ति गलत करता है उसके लिए कानून बने हुए हैं, कानून के रास्ते बने हुए हैं, लेकिन किसी को दबाया जाए ये असहनीय है। भारत की पत्रकारिता को कभी दबाया नहीं जा सका है। और आपको जान करके आश्चर्य होगा, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी तो खुद बहुत बड़े लेखक हैं, जिनको पुस्तकों का पता नहीं है वो पता करेंगे तो दर्जनों में मिलेंगी। उन्होंने जिस तरह से गुजरात के अंदर आपातकाल के इतिहास को लिखा है, वो कवि हैं, उनकी कविताओं की पुस्तक, उनके संस्मरण, उनके साक्षात्कार, ये सब बहुत महत्वपूर्ण है। जब हम विशेष तरीके से किसी को जानने की कोशिश करते हैं तो हमको कई चीजें नजर आती हैं। बिल्कुल। भाजपा को अल्पसंख्यकों का विरोधी माना जाता है, बोले कि इनको दबा करके रखते हैं। और जैसे कार्रवाइयां जयपुर में हुई, देखा गया हवा महल क्षेत्र में मीट की जो दुकानें थी उन पर एक्शन लिया गया। सिविल लाइंस क्षेत्र की बात करें तो वहां भी क्या इस प्रकार की कोई कार्रवाइयां देखने को मिलेगी या फिर ये जो धारणा बनी हुई है इसको तोड़ा जाएगा? देखिए, अल्पसंख्यक बहुसंख्यक की धारणा महत्वपूर्ण है या भारतीय होने की धारणा महत्वपूर्ण है? एक व्यक्ति पहले भारतीय होना चाहिए, फिर अल्पसंख्यक या बहुसंख्यक होना चाहिए। मुझे दुख होता है, दुख हुआ है, मैंने एक बार बैठक भी बुलाई थी जब कारगिल का युद्ध हुआ, तो मुझे बहुत इस बात की तकलीफ हुई कि क्या हमारे मुस्लिम भाई कारगिल युद्ध के खिलाफ, पाकिस्तान के खिलाफ एक जुलूस नहीं निकाल सकते? क्यों नहीं निकाल सकते? क्या चीज आड़े आती है? कोई जरूरी है कि भारत मैच हार जाए और हम पटाखे बजाएं? क्या हमको अच्छा लगेगा हमारे घर के अंदर मौत हो जाए और हमारे पड़ोसी खुशी मनाए? तकलीफ होती है। लेकिन इसके लिए सिर्फ दोषी मुस्लिम भाई नहीं है, उनको भड़काने वाले ज्यादा हैं। उनको भड़का करके इस कगार के ऊपर ला करके खड़ा कर दिया है कि वो वोटों के लिए राजनीतिक रोटियां सेकी जाती है। हाँ, उनको वोट बैंक बना करके छोड़ दिया है। उनकी शिक्षा अच्छी नहीं, उनके कपड़े अच्छे नहीं, उनकी गलियां अच्छी नहीं, फिर भी वोट दिए जा रहे हैं, वोट दिए जा रहे हैं, वोट दिए जा रहे हैं। किस लिए? उनको डराया हुआ है। अरे भाई, डरने की बात होती तो आपको तो
7 पीढ़ी 6 पीढ़ी 5 पीढ़ी पहले आप तो हिंदू ही थे, कोई अलग थोड़ी थे। मुगल काल के अंदर आपका धर्मांतरण हुआ है। आपको तो उस भाव के अंदर आना चाहिए कि आपकी रक्षा के लिए, आपको बचाने के लिए गुरु तेग बहादुर ने बलिदान दिया, गुरु गोविंद सिंह जी ने बलिदान दिया। आपको तो उस भाव के अंदर आना चाहिए। आप कहां इन सब झमेले के अंदर पड़ रहे हैं जी। जयपुर सुंदर होगा तो खाली लोग कहेंगे कि हिंदुओं का जयपुर सुंदर है, या सूर्य की रोशनी पड़ेगी तो वो कहेगी कि हिंदुओं के घरों पर तो पड़ो और मुसलमानों के ऊपर मत पड़ो, या बरसात होगी तो ये होगी इस खेत में तो हो, इस खेत में नहीं हो। ऐसा नहीं होने वाला है। हम सबको मिलजुल करके रहना है। हमको चाहिए एपीजे अब्दुल कलाम, हमको चाहिए अशफाकुल्ला खान, हमको चाहिए अब्दुल हमीद। इस भाव के अंदर जब आप आएंगे तो आपको बहुत कुछ अच्छा लगेगा। बिल्कुल। अंतिम सवाल आपसे, सरकार चली गई है, गहलोत सरकार ने कई सारी योजनाएं चलाई और चुनावी वर्ष था, 1 साल जब था उसमें कई सारी योजनाएं थी। चिरंजीवी योजनाओं को भी अपग्रेड कर दिया गया, जो बीमा था उसकी लिमिट्स बढ़ा दी गई थी। तो अब एक धारणा है और जिस प्रकार की खबरें आ रही है, अस्पतालों ने हाथ खींच लिए हैं, इलाज करने से वो पीछे हट रहे हैं। चिरंजीवी योजना जो कि कल्याणकारी योजना मानी जा रही थी, लोगों को स्वास्थ्य सेवाओं के लिए बहुत अच्छी योजना थी, तो अब बीजेपी सरकार आ गई है, तो अब जो चैलेंज है वो जनता अस्थिर मानसिकता से बनी हुई। अभी तक कोई इस प्रकार का कोई खुल करके ना तो सरकार की तरफ से कोई बयान आया है कि ये योजना कंटिन्यू चलेगी या फिर इसमें कुछ और बदलाव करके ये जारी रखा जाएगा, जो हित है वो लगातार जनता को मिलता रहेगा। एक उदाहरण मैं बताता हूं। जब संविधान सभा की बहस चल रही थी तो संविधान के परिवर्तन के ऊपर विषय उठा, तो जवाहरलाल जी ने कहा कि जो जीवित कौमें होती है, जो जागरूक लोग होते हैं, वो आगे बढ़ते समय प्रगति के रास्ते पर चलते हैं। तो गहलोत सरकार ने हड़बड़ाहट में, बिना किसी प्लानिंग के, बिना किसी बजट के, बिना किसी भुगतान की चिंता किए बिना, बिना किसी बात की ये चिंता किए बिना कि आने वाला बजट कैसा होगा, अगर जनता के ऊपर कुछ चीज़ें ऐसी लाद दी हैं जिनके कारण जनता का आगे बढ़ना मुश्किल हो जाएगा, उनकी तो समीक्षा होनी चाहिए। और जो अच्छी चीज़ें लागू हुई हैं उनको बहाल रखना चाहिए। समीक्षा जरूरी है, समीक्षा जरूरी है, क्योंकि ऐसे दौर में जब असत्य बोला जा रहा हो और याददाश्त कमजोर हो रही हो, उसकी सभी बातों को लागू नहीं किया जा सकता। लेकिन चुनावी जो वादे थे उसमें पेट्रोल डीजल का उदाहरण दिया गया। पीएम मोदी ने भी मंच से बोला कि राजस्थान में महंगा पेट्रोल डीजल है, तो क्या जनता को पेट्रोल डीजल में राहत मिलेगी? उम्मीद मिलना करें। चाहिए, मिलना चाहिए। बिल्कुल। इस जनता को अगर राहत नहीं मिली तो लोकतंत्र का अर्थ क्या है? और मोदी जी उसी रास्ते पर चल रहे हैं। जी, तो बिल्कुल हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे सिविल लाइन से नवनिर्वाचित विधायक पत्रकार गोपाल शर्मा, सदन के सितारे बनकर सदन में पहली बार पहुंचे और A1 टीवी के खास कार्यक्रम सदन के द्वार पहली बार में पधारे हैं।